न्यूज टुडे पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सोनू सूद को, जो सुनाएगा आपको देश भर की प्रेरणा भरी कहानियां। आज आपको देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी कुछ कहानियां सुनाऊंगा। तो हो जाइए तैयार सुनने के लिए मुझसे देश की बात। जीवन की दिक्कतों को दूर करने में विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। दवा से इंजीनियरिंग तक सब कुछ बहुत काम का होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे युवाओं से मिलाते हैं जो हमारी जरूरतों का ध्यान में रखकर वैज्ञानिक यंत्र बनाते हैं। इससे उन्हें भी फायदा होता है और हमें भी। कैसे, आइए साथ में मिलकर देखते हैं। So they have started to feel more positive. They have started to fear less. उनकी anxiety कम हो गई है, उनका self doubt कम हो गया। एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ आ गई थी चोट नोज पे, तो उसके बाद से जो बोलने में कुछ इशूज आने लगे। काफ़ी और लोग थे जो मजाक उड़ाते थे मेरा, उसकी वजह से मैं कभी खोल नहीं पाया स्कूल लाइफ में। Eventually we have to accept ourselves and just move. लोगों से एक्चुअली बात करने में घबराता था। उस टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट एक नर्वस ब्रेकडाउन टाइप हो गया था। गांव में ऐसा होता है कि आप जब छोटे हो तो इट्स लाइक कि नहीं कभी तो जो है छोटा है, तो इसलिए होती है दिक्कत बोलने में। आगे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे केसेस आते हैं जब पेशेंट ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड है। उनके फ्रेंड्स ने उनको इतना बुली कर दिया है, सब लोग उन पे हंसते हैं। वक्तृत्व एक कला है, लेकिन बोलना, बातचीत करना, आपस में बात करना, ये किसी के लिए हॉबी है, किसी की आदत, तो किसी के लिए चाहत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बात तो कर सकते हैं, लेकिन उनके बातचीत करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, या हम उन्हें डिसेबल्ड नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें डिफरेंटली एबल्ड जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बातचीत करने का तरीका मुझसे और आपसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जुदा है। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो अलग अलग तरह से बात करने वाले लोगों को साधारण बोली देता है। कैसे, आइए जानते हैं। मेरा नाम मीत सिंघल है, मैं स्टैमराई का को फाउंडर हूँ। मैं आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट हूँ 2013 से, और मुझे बचपन से ही स्टैमरिंग का इशू है, और स्टैमरिंग से मेरी लाइफ बहुत डीपली इम्पैक्ट हुई है। चाहे मेरी सोशल लाइफ हो, मेरी पर्सनल लाइफ हो, मेरी करियर चॉइसेस हो, हर चीज़ स्टैमरिंग के द्वारा छुई गई है। मेरा नाम अंशुल अग्रवाल है, मैं भी स्टैमराई का को फाउंडर हूँ। मुझे बचपन से स्टैमरिंग की दिक्कत थी, जिसकी वजह से बचपन से ही मैं शाय था। मैं लोगों से एक्चुअली बात करने में घबराता था, तो मेरा नेचर ही शाय वाला हो गया, और कॉलेज तक मुझे ये दिक्कत रही। मतलब इंटरव्यूज़ में, सब जगह, स्टेज पे तो बिल्कुल जाता ही नहीं था, और इस टाइप से इंटरव्यू देना भी इम्पॉसिबल था मेरे लिए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने मेरी फैमिली में स्पीच थेरेपी या स्टैमरिंग ट्रीटमेंट के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी, तो हमने कभी इसके लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई नहीं किया। बट जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आया
और मुझे तब प्लेसमेंट्स के लिए इंटरव्यूज़ में बैठना था, तब ये समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई। और उस टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट एक नर्वस ब्रेकडाउन टाइप हो गया था और मैंने डिसाइड किया कि मुझे आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत है। मैं और मीत जब फ्लैटमेट थे तो मुझे पता चला कि मीत को भी ये इशू था और फिर हमने बैठ के इसका सॉल्यूशन निकाला मेरी स्पीच पे वर्क करने के लिए। और फिर ये करते करते हमें समझ आया कि क्यों ना हम इसको ऐप बना दें और इतने सारे लोग जिनको यही दिक्कत आती होगी, जो बिल्कुल हमारे वाला एक्सपीरियंस से गुजरा है, उनकी भी हेल्प करें। तो तब हमने स्टैमुराई की स्टार्टिंग की। हमने फिर इमोशंस पे काम करने के लिए ऐप में रिसेंटली CBT एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस करी। जो व्यक्ति स्टैमर करता है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो स्पीच पे जो उसका इफेक्ट है वो सिर्फ 10% है, जो बाकी 90% है वो उसके इमोशनल स्टेट पे होता है। तो स्टैमरिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा फियरफुल, शेमफुल, एंजाइटी से भरा हुआ, सेल्फ डाउट से भरा हुआ रहता है और वो उसके साथ हर सिचुएशन में जहाँ पर भी वो जाता है वो चीज़ लेके जाता है। जब वो कोई इंटरव्यू में बैठता है, जब वो किसी क्लास में क्वेश्चन पूछता है, तो वो हमेशा उस चीज़ से अफेक्टेड रहता है। बचपन में स्कूल टाइम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई थी स्टैमरिंग की वजह से, बिकॉज़ मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत कम थे, बट काफ़ी और लोग थे जो मजाक उड़ाते थे मेरा, एंड उसकी वजह से मैं कभी खुल नहीं पाया स्कूल लाइफ में। एंड डिबेट्स में कम बैठना, इवेंट्स में कम पार्टिसिपेट करना, उसकी वजह से काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हुआ, सेल्फ एस्टीम कम हुई। स्कूल में जो होते हैं यूजुअल स्ट्रगल कि आपसे कर कोई कुछ पूछे, आपको आता भी हो तो आप हम अटको के बोलने में, तो उस सेंस में ये होता है कि अच्छा छोड़ दो, जाने दो। इनिशियल डेज में काफ़ी रिजेक्शंस भी हुए थे। लास्ट ईयर जब मैं एक कंपनी में बैठा था, क्लाउड एनालॉगी, तो उन्होंने मुझे जस्ट बिकॉज, जहाँ तक मुझे मालूम है, उन्होंने मेरी स्टैमर की वजह से मुझे रिजेक्ट किया था, बिकॉज उनको लगा होगा कि ये बंदा बात नहीं कर सकता, काम क्या करेगा। इंडिया में करीब 1 करोड़ लोग हैं जो स्टैमरिंग से अफेक्टेड हैं और पूरी वर्ल्ड में करीब 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको स्टैमरिंग की समस्या है। और अभी इंडिया में सिर्फ 4000 लाइसेंस थेरेपिस्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिमांड सप्लाई गैप है। I started going to therapists और उसमें जो आउटपुट आना था वो उस लेवल का आ नहीं रहा था रिजल्ट। उससे पहले मैंने काफ़ी SLP से नेट पे जाकर, गूगल पर सर्च कर मैंने उनसे कंसल्ट किया, लेकिन जब मुझे पता चला उनके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। एक कोर्स ऑफ स्पीच थेरेपी में आप करीब 40,000 रुपीज़ से ऊपर खर्च करेंगे। तो इसी से क्लियर है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्पीच थेरेपी जिस तरह से अभी दी जाती है वो अवेलेबल नहीं है। जो आज की डेट में अगर कोई ऐप गूगल पे सर्च कर रहा है कि स्टैमरिंग की ऐप, तो उसको जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उसको या उसके किसी क्लोज रिलेटिव को जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती तब तक वो नहीं आता। तो ज़्यादातर केस हमारे पास अभी इसी टाइप के आ रहे हैं। मुझे फाइनली स्टैमुराई के बारे में पता चला, एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टैमुराई खोला एंड उसके अंदर फर्स्ट जब कॉल लिया, तो पहला कॉल लेने के बाद मैं इतना रिलैक्स फील हुआ, एंड उसके बाद में मुझे लगा कि ये डेली कॉल्स मेरे काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। और उससे पहले जो बोलने में
काफ़ी दिक्कत होती थी एंड ऐप के बाद हैड फेथ कि ये ठीक हो सकता है। ठीक है, तो स्टैमुराई में हमारे पास स्पीच थेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, तो पहले हम वो एक्सरसाइजेज सिखाते हैं और फिर ऐप के अंदर ये डेली का ट्रेनिंग प्लान देते हैं कि आज आप आए ये करें, कल आप आए ये सीखें ये करें। इस टाइप से एक रोज़ का ट्रेनिंग प्लान होता है। पहली बार जब आप हमारी ऐप पर आएंगे तो ऐप आपसे कुछ सवाल पूछेगी, जैसे कि आपका नाम क्या है और स्टैमरिंग ने आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करा है, और उसके बेस पे हम आपके लिए एक ट्रेनिंग प्लान जनरेट करते हैं। इस ट्रेनिंग प्लान में हम बताते हैं कि हर रोज़ आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। हम आपको इंस्ट्रक्शनल वीडियो के द्वारा आपको समझाते हैं कि ये एक्सरसाइजेस कैसे होंगी। हर इंस्ट्रक्शनल वीडियो के बाद हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए। ऐप में एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि DAF, जिसमें आपकी ही आवाज़ आपको वापस सुनाई दी जाती है, जैसे कि एक बैड फ़ोन कॉल में होता है कि आपकी आवाज़ कुछ सेकंड के डिले के साथ आ रही है। इसी तरह के 30+ टूल्स हैं इस ऐप में, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, काउंसलिंग टूल्स। इसके अलावा कुछ कम्युनिटी टूल्स हैं हमारी ऐप में, जिसमें आप बाकी यूज़र्स के साथ एक ग्रुप कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी स्टैमुराई ऐप 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर सांस आपकी ऊपर जाती है नेक में। यहाँ पे हमारे होते हैं वोकल कॉर्ड्स। इंडिया में जो हमारे यूज़र्स हैं, ओवर 50% ऑफ देम उन्होंने आज तक कभी स्पीच थेरेपी नहीं ली है। तो स्टैमुराई से पहली बार उन्हें स्पीच थेरेपी का एक्सेस मिल रहा है। क्योंकि ये ऐप बेस्ड सॉल्यूशन है तो इट इज़ इनफाइनाइटली स्केलेबल, कि कितने भी लोग इससे अपनी स्पीच थेरेपी ले सकते हैं, और हमें स्पीच थेरेपिस्ट को साइड बाय साइड उतना तेज़ी से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ चाह तो वहाँ रहा। तो हमने देखा कि इस एप्लीकेशन के को-फाउंडर्स मीत और अंशुल जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला, एक स्टार्टअप खड़ा किया और आज वे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। वे सिखाते हैं कि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि वे आपकी जिंदगी बन जाए और आप उसी में जीने लग जाए। हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर, आपके भीतर कहीं ना कहीं छिपा होता है, बस देरी है तो उसे ढूंढने की। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। आइडेंटिकल ट्विंस बॉलीवुड को बहुत पसंद है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें हूबहू शक्ल वाले भाई होते हैं। एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को भी होता है। फिल्मों की ये कहानी कितनी सच्ची होती है, ये जानने के लिए हम एक गांव में पहुंचे। इस गांव को जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है। आइए मिलकर देखते हैं। मेरा नाम आर्यन है। मेरा नाम अर्पित है। मैं 14 साल का हूँ। मैं भी 14 साल का हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार धनखड़ है और हमारा गांव है अटोड़। पिछले 50 साल से ऐसे देखने को आया है कि जुड़वा लोग हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे पैदा हो रहे हैं। जुड़वा हमारे घर के सामने भी जुड़वा बच्चे हैं, और जो हमारी जो हस्बैंड की दादी थी उनको भी जुड़वा लड़कियां हुई थी। फिर हमारे 2 जुड़वा बच्चे लड़के हैं दोनों। तो मेरे छोटे भाई हैं 2, वो भी जुड़वा हैं, और मेरे बेटे हैं 2, वो जुड़वा हैं। हमारे सामने परिवार है, उनके यहाँ जुड़वा हैं। मतलब काफ़ी हमारे यहाँ लगभग 60-65 लोग जुड़वा हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ हैं, लेकिन ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं बदल पाया कि किस कारण से जुड़वा बच्चे हमारे यहाँ हैं। कोई
मैंने ट्विंस बेबी के बारे में सुना तो था, लेकिन यहाँ पे 10-12 साल के अंदर मैंने काफ़ी जॉइंट फैमिली के अंदर भी और कई गाँव में आसपास के 8-10 घरों में भी मैंने सुना है कि ट्विंस बेबी हुए हैं। लेकिन पहले ऐसा लगता था कि ट्विंस बेबी कैसे होंगे। जब हमारे घर में हुए हैं हमें पता चल गया कि कैसे हुए हैं, इतने शैतान। जुड़वाओं की स्टोरी ऐसी है कि अगर एक बच्चे को कोई बीमारी आती है तो बुखार आता है या कोई बीमारी आती है तो कुछ दिनों बाद, 1 दिन बाद 2 दिन बाद दूसरे बच्चे को भी बीमार हो जाता है। एक बीमार होता है तो दूसरा जरूर होता है, 1 हफ्ते का अंतर जरूर रहता है, लेकिन दोनों साथ ही बीमार होते हैं। अनमोल मेरा भाई है। अनमोल ज्यादा शैतान निकलता है, गोली ज्यादा लड़ाई करती है। छोटी सी है, पैसे डाल दो बड़ी हो जाएगी, लो और डाल दो, लो बस। कंफ्यूजन हुआ था, शुरू में कंफ्यूजन हुआ था। जब ये पैदा हुए थे तो 3 डेज के थे। मम्मा ने बोला कि दूध पिला दिया क्या दोनों को, तो मैंने गलती से एक बार इसी को 2 बार दूध पिला दिया था। उस टाइम से फिर हम इनको अलग अलग कलर्स के कपड़े पहनाते हैं। बच्चे जैसे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं, तो एक बच्चे का किसी से झगड़ा होगा, आपस में कहासुनी हो गई, तो वो क्या आता है दूसरे दिन दूसरी पिटाई हो जाती है। या टीचर होमवर्क काम देती है, किसी को देती है, तो फिर दूसरे को दिक्कत आती है। वो एक से बार पूछ लेते हैं 2 बार कि तुमने काम किया नहीं है, तो वो कहता है मैडम मैंने कल दिखाया था, तो बोलते नहीं आपने कब बचा हुआ है, तो वो कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। कन्फ्यूज़न ऐसे होता है कि अगर मेरे से कोई काम कराना हो, इसके पास चले जाते हैं मेरे दोस्त हैं, और इसके दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि अर्पित है तू, आप मेरी जगह अर्पित को बुला लेते हैं। ऐसे कन्फ्यूज़न रहता है। घर वालों को तो सब पता रहता था कि अलग अलग पहचान लेते थे, पर बाहर वाले नहीं पहचान पाते थे। बाहर वाले थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे। पढ़ाते वक्त टीचर कंफ्यूज हो जाती है जब बोलती है आर्यन, और इशारे की तरफ तो अर्पित की तरफ होता है, इसलिए दोनों खड़े हो जाते हैं एक साथ। धीरे धीरे जैसे हमारे गांव में पता चला ना, हमारे रिश्तेदारियों में पता चल गया कि भाई उनके गांव में जुड़वा होते हैं। तो अभी इंदिरापुरम से किसी का फ़ोन आया कि आपके गांव में जुड़वा बहुत बच्चे पैदा होते हैं, मेरे बेटे की शादी हुई है, तो मैं बहू को और अपने बेटे को आपके गाँव में छोड़ दूँ अगर 1 साल 2 साल के लिए, तो क्या जुड़वा हो जाएंगे। तो हमने कहा भाई ये कोई गारंटी नहीं है, बट इस तरह के भी मतलब पूरे आसपास के क्षेत्र में हमारा गांव का प्रचार हुआ कि ये गांव जुड़वा गांव है। तो कई लोग पूछते थे भाई क्या है ऐसा कारण, कोई साइंटिफिक कारण है या कोई देवीय कोई शक्ति का कुछ हुआ है, तो ऐसा कोई अभी हमें जानकारी में हमारे में नहीं आया है। तुम्हारे गांव में इतने जुड़वा बच्चे हैं, शायद भगवान के उससे तुम्हारे गांव में ये वरदान मिला हुआ है कि भाई तुम्हारे गांव में जुड़वाई बच्चे ज़्यादा होंगे। तो लोग मजाक तो करते हैं कि भाई जिसको बच्चे अपना परिवार पूरा एक बार करना हो तो इनके गांव में जाके रह लो। हाँ, ये तो बोला है कि भाई अटौड़ में सभी को ट्विंस बेबी हो रहे हैं, तो हम भी वहाँ पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। हमें तो खुशी है कि भाई हमारा गांव जुड़वा के गांव के नाम से फेमस हो रहा है। दुनिया में हर साल 16 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, मतलब हर 40वां बच्चा जुड़वा होता है। हालांकि ये आंकड़े अटौर नंगला गांव में आकर फेल दिखाई पड़ते हैं। ये कोई चमत्कार है या कुछ और, गांव वालों को ये तो नहीं पता, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही जारी रहे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद। भारत में पढ़ाई को कठिन मानने वाले बहुत हैं। बच्चों को ज्यादातर विषयों से डर लगता है और माना जाता है कि इसकी वजह पढ़ने की जो बोरिंग तरीके हैं वो है। रोचक तरीके से कोई भी विषय पढ़ाएं तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। इस बात को सच साबित करने वाली एक कहानी आपके लिए लाया। मध्य प्रदेश के टीचर हैं, गणित भी गाकर पढ़ाते हैं। देखिए सुरीली गणित का ये प्रयोग।
आगर मालवा का उत्कृष्ट विद्यालय है। ये है यहाँ का क्लासरूम। क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं डॉक्टर दशरथ मसानिया। इनके पढ़ाने के तरीके पर जरा गौर कीजिए। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान चालीसा की चौपाइयां बच्चों को सुना रहे हैं। और इसके बाद ये चौपाइयां ही हैं, लेकिन ये जरा हटकर हैं। बच्चों को पढ़ाने का ये नया अंदाज दशरथ मसानिया की अपनी खोज है। ये अंदाज कितना कारगर है जरा देखिए। बच्चे भी इनकी चौपाइयों को फर्राटेदार तरीके से पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। मैं जब पढ़ता था तब से ही मैंने ये देखा कि कोई भी विषय वस्तु को यदि पढ़ाई जाए, यदि गायन करके पढ़ाए तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। उसका उदाहरण के लिए जब मुझे भी बचपन से मैं रामचरितमानस पढ़ने का शौक था। रामचरितमानस की कई चौपाइयों से हमने बड़े बड़े विषयों पर विचार किया और जीवन को थोड़ा अंगीकार भी किया। रामचरितमानस ने हमें ये सिखाया कि यह मातृक छंद में बहुत ही सुंदर सीखने का अवसर मिलता है। वर्णिक मातृक छंद दोनों प्रकार के छंद इसमें मिलते हैं। तो मैंने भी इन छंदों को देखते हुए गायन नवाचार विधा से एक शिक्षण की नई विधि को विकसित किया। कठिन से कठिन विषय को दोहा, चौपाई और चालीसा के अंदाज में पढ़ाने की इस विशेषता के लिए दशरथ मसानिया को मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने भी सम्मानित किया है। कृष्ण चतुर परमानंद यूं लयबद्ध हो जाएं अगर मुश्किल से मुश्किल सबक तो एक ताल में उससे हमारा मेल हो जाता है। में 8 कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर साहित्य लिखा। और यही है दशरथ मसानिया का नवाचार, मतलब इनोवेशन। दशरथ ने मैथ्स, हिंदी, संस्कृत समेत कई विषयों की कठिनाइयों को दोहा, चालीसा और चौपाइयों में ढाल दिया है। इसकी वजह से बच्चों को याद करने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होती। अन्य विषयों पर भी हम बीच बीच में जहां आवश्यकता होती है बच्चों को कोशिश करते हैं गायन के द्वारा समूह चर्चा करके, बोर्ड पर काम करके, वर्गीकरण करके। और अच्छी बात यह है बच्चे खुद अपनी ओर से लिखने की कोशिश करते हैं, मातृक छंद में, वर्णिक छंद में, और गायन करते हैं। और सामूहिक गायन जब करते हैं, पीछे वाला जो बच्चा होता है, सबसे कमजोर जो बच्चा होता है, वो भी वक्ता बन जाता है। यहाँ दशरथ जी बच्चों को रेखा गणित मतलब ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। देखिए कितना नायाब तरीका है इनके समझाने का। कितनी परिभाषाएं हो गई? 4। रेखा कैसे होती है? दोनों और आनंद जाती। इस क्लास में दशरथ जी बच्चों को कृष्ण भक्ति के महाकवियों के नाम याद कराने की ट्रिक बता रहे हैं। थोड़ा गा के पढ़ा है तो उससे हमें मनोरंजन भी हुआ और अच्छे समझ भी आ गया और इंटरेस्टिंग लगा। जल्दी याद हो जाता है और वो जिस तरह से गा के सुनाते हैं उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है। इससे सीखने में भी आसानी हुई और याद भी जल्दी हो गया। दशरथ मसानिया 100 से अधिक विषयों पर दोहा, चौपाई और चालीसा लिख चुके हैं। सचिन चालीसा, कबीर चालीसा, तुलसीदास चालीसा, किसान चालीसा, यही नहीं इन्होंने महापुरुषों के ऊपर भी चौपाइयां लिखी हैं। डॉक्टर मसानिया जी द्वारा जो है एक नवाचार बहुत अच्छे से यहाँ से इनके द्वारा किया जा रहा है और बच्चे बड़े चाव से उनको सुनते हैं और उनमें कई ऐसी प्रतिभावान बच्चे हैं जो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। और सर के द्वारा जब गायन के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चों में बहुत इंटरेस्ट होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं और बच्चों को बहुत अनुरंजनात्मक लगता है।
और सीखने में उनको एक सहायता मिलती है। बच्चे भाव विभोर होकर के बातों को सुनते हैं। दशरथ मसानिया का ये इनोवेशन शिक्षा के क्षेत्र में एक नए फॉर्मूले की तरह है, जिसे एक बार समझ गए तो भूलने की नौबत ही नहीं आएगी। दशरथ जी की पढ़ाने की इस खास शैली की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है। पढ़ाने की आपने कई तरह की शैलियाँ देखी होगी, मगर दोहा चौपाई के माध्यम से, चालीसाओं के माध्यम से पढ़ाने का यह नवाचार दशरथ मसानिया कर रहे हैं। इस नवाचार के माध्यम से जितने बच्चे हैं उन्हें नई चीज़ सीखने को मिलती है और अध्ययन में उनकी रुचि बढ़ती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, गुड न्यूज़ टुडे। रांची में एक डॉक्टर साहब रहते हैं। वो मरीज नहीं देखते, बैंक में नौकरी करते हैं। उनके पास 50 देशों की करेंसी रहती है। 20 देशों की माचिस उनके कलेक्शन का हिस्सा है। ऐसे कमाल के लोग ही भारत को कुछ भी कर गुजरने की ताकत देते हैं। आइए साथ मिलकर इनका कलेक्शन देखते हैं और उसकी वजह भी देखते हैं। ये मैच बॉक्स के खाली डिब्बे हैं जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ कितने सारे सिक्के हैं यहाँ। आप सोच रहे होंगे हम आपको टकसाल तो नहीं दिखा रहे, आप बस देखते जाइए हमारे साथ। ये देखिए नोटों की ये कतार, ये भी बहुत खास है। कैसे खास है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम मिलवाते हैं उनसे जिन्होंने इसे खास बनाने का काम किया है। आम से खास बनने की इस कहानी के हीरो हैं डॉक्टर विभूति भूषण राय, पेशे से बैंकर। रांची के विभूति जी की कई खूबियां हैं। माचिस के खाली डब्बों को आप कूड़े में फेंक देते होंगे, लेकिन विभूति जी हैं जो इन मैच बॉक्स का कलेक्शन करते हैं। और इनके कलेक्शन में 81 साल पुराने से लेकर ऐसे ऐसे मैच बॉक्स हैं जिन्हें आज के समय में देख पाना दुर्लभ है। यही नहीं, इनके मैच बॉक्स कलेक्शन में अमिताभ, रेखा, माधुरी सब हैं। विभूति जी तो यहां तक दावा करते हैं कि आपके जहन में जो भी नाम आए उसकी तस्वीर का मैच बॉक्स इनके संग्रहालय में मौजूद है। एम्प्टी मैचेस बॉक्सेस हम लोग कहते हैं, बट इसको अंतर्राष्ट्रीय शब्द के रूप में फिल्यूमिनी बोला जाता है। फिल्यूम एक फ्रेंच वर्ड है फ्लेम का। फ्लेम मीन्स लौ, इसीलिए लौ संकलन बोलते हैं हम लोग। भारतीय चलती भाषा में इसको बोल देते हैं खाली माचिस का डब्बा का संकलन, बट इट इज़ कॉल्ड फिल्यूमिनी। 1940 मतलब 81 ईयर्स ओल्ड इंडियन मैचेस बॉक्स, बहुत पुराना हो चुका है। और ऐसे देश विदेश के कम से कम 20 से ऊपर विदेशी मैचेस बॉक्सेस का कलेक्शन मेरे पास है। अमिताभ बच्चन जी से, रेखा जी से लेकर हेमा मालिनी जी से लेकर माधुरी दीक्षित और आज के हीरो हीरोइंस भी हमारे मैचेस में दिखते हैं और वो मेरे संकलन में है। क्या आपके दिमाग में यदि कोई भी शब्द आ रहा है, बहता हुआ नदी आप बोलेंगे, तो मैं आपको मैचेस में वो पिक्चर दिखा दूंगा। समय लग सकते हैं। गाड़ियाँ, लोकोमोटिव्स, जेट, प्लेन, रोहिणी, आपका रॉकेट्स, बैलूनिंग, खेल का, पत्ती, सब्जी, फ्रूट्स, जंगली जानवर, पालतू जानवर, किसी भी चीज की। विभूति जी ने मैच बॉक्स, पुराने सिक्के, नोट समेत डाक टिकटों का इतना बड़ा कलेक्शन घर में जमा कर लिया है कि पूरा घर इसी से भरा पड़ा है। विभूति जी के इस नायाब संग्रहालय को लोग देखने के लिए उनके घर भी आते हैं, लेकिन ये कलेक्शन इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरा देख पाना मुश्किल है। विभूति राय के इस शौक को पूरा करने में उनकी पत्नी कृति भी उनकी खूब मदद करती है। कभी भी कहीं भी सड़क पर पड़ी माचिस की खाली डिब्बी देखी, उसे घर ले आती हैं। कहीं सड़क पर भी कोई माचिस गिरा हुआ दिखा, वो थोड़ा यूनिक दिखता है तो हम लोग उठा लेते हैं।
उसके बाद कहीं कॉइन मिल गया किसी और के पास तो वो ध्यान में चला जाता कि अरे ये उनका संग्रह में ये काम आ सकता है। बच्चे भी लेके आते हैं, पापा ये कॉइन आपके पास है क्या? हाँ, उनको भी अच्छा लगता है कि चलो एक मिल गया। तो ऐसा है कि बच्चे हम कहीं भी जाते हैं तो अब हम लोग का भी ध्यान जाने लगता है कि हाँ ये उनका कलेक्शन में काम आएगा। और आप यदि उनका कलेक्शन देखेंगे, वो कॉइन हो, मैच बॉक्स है या स्टाम्प है, वो हमारा कमरा पूरा भरा हुआ है। उसको देखने के लिए लोगों को धैर्य चाहिए, हाँ, और समय चाहिए, क्योंकि लोगों को देखने का उतना समय, लोग आते बहुत उत्साह से हैं कि हाँ हम देखेंगे, पर इतना है देखते देखते वो थक जाते हैं कि नहीं एक दिन में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये सिक्के कोई मामूली सिक्के नहीं हैं, ये अलग अलग 50 देशों के सिक्के हैं। कुछ सिक्के तो इनमें ऐसे हैं जो हैंडमेड हैं, कुछ मुगल कालीन हैं, तो कुछ 1350 साल पुराने हैं। इन सिक्कों का संग्रह विभूति जी ने कैसे तैयार किया, ये किस्सा बड़ा रोचक है। कॉइन्स के मामले में लगभग 50 से 60 कंट्रीज का कॉइन्स एंड पेपर नोट्स मिलाकर हमारे पास हैं, और उसमें बहुत दुर्लभ सिक्के हैं, कुछ हैंडमेड कॉइन्स हैं, और मोहम्मद तुगलक शाह जो लगभग 1100 AD में, और गजनी सुल्तान लगभग 1350 साल में उनके शासनकाल का कुछ सिक्के मेरे पास हैं। ऐसे और भी दुर्लभ सिक्के हैं, और गोल्ड कॉइन्स हैं। कुछ ऐसे सिक्के हैं जो मुस्लिम परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी लॉकेट के रूप में अपने श्रृंगार में वो इस्तेमाल करते आ रहे थे। समय के ऐसे परिवर्तन, या तो मरीज़ परिवार के खर्चे के कारण या कुछ और कारण, उन्होंने उनको बेचना चाहा और उचित मूल्य पर मैंने उसको कलेक्शन में शामिल किया। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी आते आते मेरे पास आज एक इतना सिक्के हैं जो कम से कम 50 देशों का हो, और काउंटिंग में कम से कम 5000 से ऊपर अलग अलग वैल्यूज़ के, अलग अलग शेप्स के कॉइन्स हैं। एक प्रदर्शनी में विभूति जी के इन तमाम कलेक्शन को बड़ी प्रशंसा मिली। इस प्रशंसा से उनकी बेटी प्रगति बहुत प्रभावित हुई। फिर क्या था, वो भी लग गई अपने पापा के इस कलेक्शन को बढ़ाने में। यही नहीं, प्रगति को उनके स्कूल में अपने पापा की वजह से कई बार कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। छोटे से तो मेरे को नहीं पता था कि पापा ये कलेक्शन करते हैं। एक बार कहीं एग्जीबिशन लगा था तो पापा का तब फर्स्ट टाइम देखे थे। उसके बाद से फिर इंटरेस्ट आने लगा। पापा घर में आके पूरा एग्जीबिशन के बाद दिखाए सब, तो फिर इंटरेस्टिंग लगने लगा। कहीं बाहर घूमने जाते थे या मौसी लोग के यहाँ जाते थे, वहाँ उन लोग बंगाल में रहते हैं, तो वहाँ पे नया नया मैच बॉक्स दिखता था, तो उसको कहीं से भी उठा खेलने जाते थे, मैदान से उठा के ले आते थे पापा को दिखाने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट होता था, दिखाने के लिए लेके आते थे कि ये वाला मिला मेरे को, अगर आपके कलेक्शन में नहीं है तो आप रखिए। पापा को भी अच्छा लगता था और हमें भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा। हमारे स्कूल में क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स होता था ये सब लेके, तो वो अगर दिखाते थे कि मेरे पास ये है, और उनके पास 1-2 रहता था, तो क्योंकि मेरे पापा कलेक्शन करते थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता था दिखाने के लिए। तो कभी कभी बहुत प्राउड लगता था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा है, और क्लास में भी अच्छा लगता था क्योंकि टीचर्स बहुत कॉम्प्लीमेंट करते थे ये सबको। विभूति जी की नौकरी जब बैंक में लगी तो उनकी रुचि नोटों की कलेक्शन में जगी। ये जो नोट आप देख रहे हैं, इसकी विशेषता जानकर आप हैरान हो जाएंगे। गौर से नोट पर छपे इन सीरीज नंबर्स को देखिए। ये बहुत रेयर नंबर के नोट हैं। एक ही सीरीज के नंबर का इतना बड़ा कलेक्शन है ना, कमाल की बात। इसका ये केवल ये जो 1000, 10,000, लाख, इस सीरीज का 1 लाख का एक ही पीस था जो यहाँ यही रेयर, ये बर्लिन का सबसे बड़ा नोट है, पेपर नोट। और ये दुनिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोट है। लाइक बिहार सरकार का जो बस सिस्टम चलता था, हम लोग ऐसा ही टिकट पाते थे बस में बचपन में। 30 साल पहले जब रसिया था, USSR, उस समय का है ये 1 रूबल। डॉक्टर विभूति को पुरानी चीजों के संग्रह का शौक कैसे लगा, ये जानने के लिए उनके बचपन में जाना होगा। खेल खिलौनों का अभाव, माचिस की डिब्बी से रेलगाड़ी बनाकर खेलने की चाह। विभूति जी अपनी यादों में झांकते हैं
तो बचपन बोल पड़ता है। अर्थाभाव में अपना न खेल पाना, मेरे पास पैसा ना होना कि क्लब में क्रिकेट का बॉल या कंट्रीब्यूशन कर सकूं, तो मेरे अंदर में जो एक कमी खलती थी, तो ये मैचेस का डब्बा, वो यहाँ से एक रुचि जगी। बाय बर्थ वो मैं नहीं बता पाता कि किस साल से जगा, बट वेस्ट मटेरियल का यूज़ करना, आप जिसे फेंक देते हैं, मैं आज उसको इतना कलेक्ट कर लिया कि आप मेरे प्रति आकर्षित हो रहे हैं। और कुछ लोग तो अनठिकान कीमत अदा करने को तैयार हैं, मैं अभी तक नहीं उसको व्यावसायिक तौर पर बेचा। ये मेरे अपना एक धरोहर है। आज हमारे पास 18,000 से ऊपर सिंगल डाक टिकट्स हैं और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो 50 साल पहले भी ख़त्म हो गए, बट डाक टिकट के रूप में आज मेरे पास हैं। डॉक्टर विभूति का यह कलेक्शन सचमुच बहुत नायाब है। वेस्ट से बेस्ट की खोज ने विभूति जी को एक अलग पहचान दी है। विभूति जी के पास ऐसे देशों के डाक टिकट के कलेक्शन भी हैं जिन देशों का नामो निशान आज दुनिया के नक्शे में भी नहीं है। संग्रहालय ही सही, निशानियों को जिंदा रखने की ये ललक अमर कर जाती है इतिहास के उन पन्नों को जो कभी एक किताब की शक्ल में हुआ करते थे। आकाश कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे। मैं कई बार लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि फिल्में युवाओं को, समाज को बिगाड़ रही हैं। फिल्में देखकर अपराध बढ़ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। समाज को बनाने में फिल्मों का एक बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने राजेश खन्ना की फिल्म देखी और बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं कैसे और क्यों। मेरे को मार के घर से भगा दिया। फिर यहाँ की सुनी तो यहाँ गए। मेरा बच्चा बाहर चला गया है, आश्रम में भर्ती हो गया। कोई मेरे को सहारा नहीं दिया। भजन कीर्तन करते बुजुर्गों की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के आगर मालवा की है। बुजुर्गों की यह टोली हंसी खुशी के साथ रह रही है। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, ना ही किसी का किसी से यहाँ खून का रिश्ता है। जिस घर में ये बुजुर्ग रह रहे हैं, उस घर का नाम है अपना घर। इस घर को बनाने का ख्याल जिसके मन में आया है, वो है बुजुर्गों के बीचों बीच केसरिया लिबास में बैठी मीना जयंत। एक मूवी थी जिसका नाम था अवतार, राजेश खन्ना और सवाना आजमी की। वो पिक्चर जब मैंने देखी तो एकदम से मेरा पूरा माइंड मतलब बदल गया और मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ भी नहीं, अब मैं भी इसी तरीके से वृद्धाश्रम डालूंगी और अपना घर ही इसका नाम रखूंगी। मीना मध्य प्रदेश के भिंड की रहने वाली है, लेकिन वो ये वृद्धाश्रम आगर मालवा में चला रही है। भिंड में पहले से ही वृद्धाश्रम मौजूद था, लिहाजा मीना किसी ऐसी जगह की तलाश में थी जहां वृद्धाश्रम नहीं था। आगर मालवा में आकर उनकी ये तलाश खत्म हुई। पेशे से शिक्षक रही मीना ने 2016 में इस आश्रम की नींव रखी। शुरुआत में काफ़ी सारी परेशानियां आई। एक तो मेरा ये जैसे मेरे यहाँ से यहाँ पे नया मतलब लैंग्वेज भी थोड़ी अलग हटके थी और इन लोगों से बातचीत करना। दूसरा थोड़ा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आई। बीच में मुझे ज़्यादा दिक्कत आई, शुरू से ज़्यादा तो मुझे बीच में जब मेरे परिवार वाले कहने लगे कि मतलब बहुत हो गया तुम्हारा सेवा भाव और जो है ना अब तो बंद करो और घर आ जाओ, तो मैंने कहा नहीं, मैं घर नहीं आऊँगी। अब तो मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, घर बार सब जो भी है वो मेरा यही है। यहाँ लगभग 15 से 20 बुजुर्ग रह रहे हैं, अपने परिवार से दूर। सबकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं, हर कहानी में दर्द है, लेकिन अपनों के धोखे से उबरकर जीने की जी तोड़ कोशिश दिखती है। मैं यहाँ करीब 4 साल से हूँ सर,
और यहाँ रहते हुए मेरे को सब बात का आराम मिला। मेरे लिए सेवा यहाँ बहुत अच्छी है। सुबह उठते से मेरे को यहाँ चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, नाश्ते के बाद खाना मिलता है, खाने के बाद आराम भी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गद्दे है, तकिया है, कूलर है, पंखा है, टीवी है, हर चीज़ की सुविधा है। घर से ज़्यादा मेरे को यहाँ सुविधा मिल रही है। जो डर डर के इधर उधर जान छुपाती फिरती, फिर यहाँ की सुनी तो यहाँ आ गए। अभी पता लगे कि यहाँ पे है आगर में, तो यहाँ दीदी के पास भी पता लगी तो यहाँ आ गए। दीदी भी हमें अच्छा रखती है, अपने परिवार जैसे रखती है, जैसे खाने पीने में कोई कमी नहीं होने देती है। बुजुर्गों की सेवा करते जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं कनीराम यादव। कनीराम आगर मालवा के ही रहने वाले हैं। ये 2017 में बुजुर्गों के सेवा कार्य से जुड़े। इस वृद्धाश्रम के संचालन में ये भी मीना जयंत का हाथ बटाते हैं। पुरुष बुजुर्गों की सेवा इनके जिम्मे है, तो वहीं महिला बुजुर्गों की देखभाल मीना करती हैं। ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता है नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि यही लोग मेरे माता पिता है। बहुत अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है, अपने आप को एक बड़ा फील करते हैं कि यार इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सारे अपने माता पिता हैं और इनकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है। और समय समय पे इन लोगों को हम टूर कराते हैं, जैसे बगलामुखी है, बैजनाथ मंदिर है, इनको साल में 2 बार घुमाते हैं। इस तरीके से इन लोगों की व्यवस्था है। जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे पास संसाधन में कोई कमी नहीं है। भजन कीर्तन करते हैं, ढोलक मजीरा रखे हुए हैं, होम थिएटर ला रखा है, जैसे गाना वगैरह जो लोग भजन करते हैं उसके साथ बैठ के, इस टाइप से सारी सुविधा दी है। आश्रम में बुजुर्गों के लिए हर चीज की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, हर बात का ध्यान रखा गया है। यहां सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और ये देखिए, यहाँ रामानंद सागर के रामायण को बुजुर्ग देख रहे हैं। इस वृद्धाश्रम में पूजा पाठ करने के लिए एक छोटा सा मंदिर भी है। ये बिस्तरों की कतार देखिए, ताकि बुजुर्ग आराम से सो सकें। इस वृद्धाश्रम में एक टाइम टेबल बनाया गया है, जिसे सारे बुजुर्ग फॉलो करते हैं। सुबह की सैर से लेकर शाम की चाय तक साफ सुथरे खाने की व्यवस्था खुद मीना जयंत करती है। मुझे मतलब वो खुशी मिलती है कि मैं शायद नहीं बता सकती। मुझे ये लगता है कि मैं मतलब बहुत भाग्यशाली हूँ जो इतने सारे मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि व्यक्ति मतलब मेरे पापा नहीं हैं और मेरी जो परवरिश की थी वो मेरे चाचा जी ने की थी। और मुझे लगता है जिस दिन से मेरे चाचा जी मेरी शादी की 1 महीने बाद ही शांत हो गए थे, और जिस दिन से वो शांत हुए मुझे दुनिया में लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा को रखते हुए मुझे ये लगता है इन सब की सेवा करके मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रही हूँ। अब इनसे मिलिए। ये है वृद्धाश्रम के सबसे जिंदा दिल इंसान। नाम है इनका दले सिंह। इनकी मूंछों पर जरा गौर कीजिए और चेहरे की चमक पर भी। उम्र के इस पड़ाव पर हौसले की ये मुस्कान देखिए। हम सुबह सुबह घूमते हैं, टीवी देखते हैं, कीर्तन भजन भी करते हैं और सब आराम से रहते हैं। शाम को चाय, रोटी, कपड़े लत्ते, साबुन, सोडा, डॉक्टर सब आते हैं। मेरी हालत खराब थी, अब तो बहुत अच्छी हालत है मेरी, और जो सब सुविधा है आश्रम में। आगर मालवा के इन बुजुर्गों को मीना और कनीराम ने जीने का नया आसरा दिया है। जिनसे उम्मीदें थी, उन्होंने बुजुर्गों को घर से निकाल दिया। वहीं मीना और कनीराम इंसानियत की खातिर खुशियां बांट रहे हैं। प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, गुड न्यूज टुडे। आज बस इतना ही। कहानियां हमें सिखाती हैं कि सबको एक दिन कहानी बन जाना है। हर दिन, हर पल कुछ नया आएगा, उसी के साथ कुछ पुराना भी हो जाएगा। हमारा सिलसिला भी इसी फिलॉसफी का हिस्सा है। फिर होगी आपसे मुलाकात। ऐसी ही प्रेरणा भरी कहानियां इस गुड न्यूज टुडे के मंच पर लेकर आता रहूंगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।